नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं शशांक सिंह। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव का आज सबसे बड़ा दौर है। 5 राज्यों में 20 करोड़ लोग मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी की सभी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जबकि असम में आखिरी दौर की वोटिंग है। पश्चिम बंगाल में तीसरे दौर का चुनाव है। कई बड़े चेहरे सुबह सुबह वोट डालने पहुंचे हैं, जैसे रजनीकांत, कमल हासन, मेट्रो मैन श्रीधरन, स्वपन दास गुप्ता और पी चिदम्बरम भी सुबह सुबह जल्दी वोट डालने वालों में से हैं। हमारे साथ मनोरंजन भारती जुड़ रहे हैं और अलग अलग जगहों से हमारे पास कुछ खबरें भी आ रही हैं। बाबा, इसको बताने की कोशिश करें। कुछ झड़पों की भी खबरें हैं, ईवीएम से जुड़ी संबंधित कुछ खबरें हैं, हत्या की खबरें हैं, विस्तार से बताएं। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि अभी जो इस तीसरे दौर का जो चुनाव शुरू हुआ है उसमें 3 ऐसी घटनाएं हैं जो देखने को मिली है। और ये घटनाएं जो हैं, एक उलबेड़िया एक जगह है, विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर कि 4 ईवीएम और वीवीपैट मशीनें पकड़ी गई हैं। एक कथित रूप से आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर से पकड़ी गई हैं। और अब जो स्थिति ये है कि वो रिजर्व मशीनें बताई जा रही हैं, उसको जब्त कर लिया गया है और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो ये एक पहली बड़ी घटना आप कह सकते हैं कि ये है। आज की दूसरी घटना जो है वो हुबली की है, गो घाट की घटना है, जहां पर कि एक महिला की हत्या हुई है। और ये कहा जा रहा है कि जो महिला का जो बेटा है वो जो है बीजेपी का कार्यकर्ता है, इस वजह से वहाँ पे टेंशन हुई है। तीसरी घटना जो है वो भोगड़ा घाट में है, जहाँ पर आईएसएफ के एक कैंडिडेट ने धरना दिया हुआ है। उनका आरोप है कि वहाँ पे बूथ में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है और इस वजह से गड़बड़ियाँ हो रही है। जो उलबेड़िया की घटना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो जहाँ पे 4 मशीनें पकड़ी गई हैं और उसको लेकर के बवाल थोड़ा ज़्यादा हो गया है। जैसा मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उन मशीनों को अब इलेक्शन प्रोसेस से हटा दिया है। तो ये 3 मेन घटनाएं जो है अभी देखने को मिली हैं। और ये जो तीसरा फेज है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 31 सीटों के लिए जो चुनाव हो रहे हैं उनमें ममता बनर्जी की टीएमसी की जो काफ़ी स्टेक जो है दांव पे लगी हुई है, क्योंकि 2016 में इन 31 सीटों में से 29 सीटें टीएमसी ने जीती थी। कई जगह पर बीजेपी जो है 2019 के आंकड़ों के अनुसार, जैसे तारकेश्वर की सीट है जहां पर बीजेपी के स्वपन दास गुप्ता लड़ रहे हैं, वो उस सीट पर बीजेपी ने बढ़त हासिल की थी। तो बीजेपी भी काफ़ी उम्मीदें लगाई हुई। बिल्कुल मनोरंजन, आप बने रहिए हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। संदीप दीक्षित हैं हमारे साथ, एडिटर हैं द ट्रिब्यून के, और अदिति फडणिस है, राजनीतिक संपादक है बिजनेस स्टैंडर्ड की। आप दोनों का स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। संदीप, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर मनोरंजन जिस तरह की जानकारियां दे रहे हैं, ईवीएम किसी नेता के घर से मिल रही है, इसके पहले हम असम में भी देख चुके हैं, इस तरह की घटना सामने आ चुकी है। हिंसा भी देख रहे हैं और ध्रुवीकरण भी बहुत ज्यादा पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो खासतौर से वहां पर देखने को मिला है। किस तरह से ये जो इस बार चुनाव हो रहे हैं और आज जो 30 सीटें हैं उनमें आप बीजेपी की स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि ये टीएमसी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन 2019 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें बीजेपी ने कुछ सीटों पर अच्छी बढ़त हासिल की थी। हाँ, एक्चुअली ये तीसरा फेज है वेस्ट बंगाल में, और इस तीसरे फेज में संघर्ष जो है चरम पे है, क्योंकि हम वाकई में तीनों फ्रंटों के बीच लड़ाई है। पहले 2 फेजों में हमने देखा कि मोटा मोटी जो कांग्रेस आईएसएफ लेफ्ट फ्रंट था वो तीसरे नंबर पे पीछे थोड़ा थोड़ा चल रहा था। यहाँ पर हुगली और साउथ 24 परगना पे आईएसएफ के जो का स्ट्रॉन्ग होल्ड भी माना जाता है, और इसीलिए आपकी एक न्यूज रिपोर्ट में खबर भी है कि एक बूथ के बाद आईएसएफ के कैंडिडेट बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी यहाँ अपनी जीतने की अच्छी चांसेस लगते हैं। उसके अलावा ये है कि टीएमसी अपना गढ़ रोकने की कोशिश कर रही है, और बीजेपी जो है उसने यहाँ पे बल्कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सिनेमा स्टार्स उतारे हुए हैं, और फिर स्वपन दास गुप्ता खुद भी लड़ रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी डायमंड हार्बर की हैं, जो कि टीएमसी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की सिटिंग सीट है। तो ये देखने वाली भी बात है कि इन सीटों पे क्या टीएमसी अपना वर्चस्व कायम कर पाती है।
पर वाकई अगर अभी तक के बंगाल के इलेक्शन में देखा जाए तो सबसे तीव्र संघर्ष हमें इधर ही मिलेगा, जहां की तीनों फ्रंट्स जो हैं वो कॉन्टेस्ट में हैं। बिल्कुल, अदिति फडणवीस भी है हमारे साथ। मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूं। अभी कुछ देर पहले ही हमारे जो सहयोगी हैं मनोरंजन भारती, वो वहां खुद मौजूद हैं और उनसे बातचीत भी चल रही थी। उन्होंने कहा कि आप ये टीएमसी वर्सेस बीजेपी को तो देखिए, लेकिन कुछ सीटों पर यहां पर, जैसा कि अभी संदीप भी बता रहे थे, कि आईएसएफ और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है लेफ्ट कांग्रेस का, उसको आपको तवज्जो देना होगा, क्योंकि कुछ सीटें वो अपने वहां पर वो थोड़ा सा आगे दिखाई देती हैं। लेकिन जब आप आंकड़े देखती हैं अदिति जी, तो ये नजर नहीं आता। अगर हम तुलना करते हैं 2011 से लेकर 2016 के चुनावों में, और 2016 को अगर हम दरकिनार भी कर दे तो 2019 के जो आंकड़े रहे हैं वहां पर भी, वो लोकसभा के चुनाव को भी देखें तो 29 सीटों पर अब भी इन 31 में से टीएमसी ही आगे दिखाई देती है। क्या भाजपा कुछ बदल पाई है 2019 से 2021 में? देखिए, 2019 से 2021 मेरे ख्याल से सही कंपैरिजन नहीं होगा। हमें लाइक टू लाइक कंपैरिजन करना चाहिए। तो 2021 और 2019 और 2024 का कंपैरिजन सही होगा मेरे ख्याल से। जहां तक आपका नजरिया दूसरी तरह से बिल्कुल सही है कि हमें बिग पिक्चर देखनी है। ये छोटी मोटी सीटें, एक इधर एक उधर, किसका वर्चस्व ज्यादा है किसका कम है, मुझे लगता है इसमें न उलझने के बजाय हमें एक बृहद उस नजर से देखना पड़ेगा। और कुल मिला के निश्चित रूप से ममता बनर्जी का प्रदर्शन एज चीफ मिनिस्टर बहुत लोग मानते हैं कि अच्छा रहा है, लेकिन जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति वो कर रही हैं और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, एडवांटेज फॉर बीजेपी है। तो जाहिर है कि फायदा भाजपा को है। निश्चित रूप से अदिति आपने सही कहा, और संदीप जो है उनकी बात से भी मैं सहमत होऊंगा कि ये जो एरिया है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो तीसरा मोर्चा है उसको भी आप कम करके नहीं आंक सकते हैं। खासकर कैनिंग की जो सीट है वहाँ पे आईएसएफ जो है वो काफ़ी मजबूत है। वहाँ की रैलियों में जो है काफ़ी भीड़ जमा हुई थी, जो अब्बास सिद्दीकी की रैली हुई थी आईएसएफ की कैनिंग सीट में। और दूसरी बात, संदीप ने ये बात भी सही कही कि ये जो इलाका है डायमंड हार्बर का, जहाँ पर अभिषेक बनर्जी जो है लोकसभा जीत के आते हैं, उन इलाकों कुछ इलाकों में वोटिंग है, तो उनके लिए भी एक टेस्ट होगा, क्योंकि कहा जाता है कि ममता बनर्जी की विरासत जो है अभिषेक के पास होगी। बीजेपी के पास चुनौती जरूर है, बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अदिति के इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि आप लोकसभा के आंकड़े को सीधा सीधा नहीं कह सकते कि विधानसभा में क्या होगा। तो इसलिए बीजेपी के पास चुनौती है। ममता बनर्जी जो है वो अपनी ग्राउंड कितना होल्ड करती है। दूसरा, जो मैंने एक जो साइलेंट वोटर है उसकी बात यहाँ पे आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा कि महिला वोटरों की कोई बात नहीं कर रहा है, और बड़ी संख्या में महिला निकली। आप मेरे पीछे जो लाइन है यहाँ पे, उसमें महिलाएं हैं जो कि साइलेंट है और उसकी चर्चा नहीं होती है, और निश्चित रूप से ये एडवांटेज हो सकता है ममता बनर्जी के लिए, प्लस पॉइंट है यहाँ से। बाबा, एक छोटा सा सवाल आपसे इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप लगातार ये बात भी कह रहे हैं, महिला वोटर्स का भी आपने जिक्र किया, लेकिन मैं तारकेश्वर सीट का जिक्र करना चाहता हूँ। स्वपन दास गुप्ता, उनसे आपने बातचीत भी की और वहां पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं था वोट्स का जब जीत और हार की बात थी, लेकिन संसद छोड़कर वो यहां पर विधानसभा चुनाव लड़ने आए। और एक सवाल बार बार उठता रहा है कि भाजपा के पास कैंडिडेट्स नहीं है, वो बार बार इधर उधर से कैंडिडेट्स बुलाते हैं, वो चाहे भले उनको लोकसभा छोड़वानी पड़ जाए, राज्यसभा। जी हाँ, मैंने तारकेश्वर में स्वपन दास से भी यही सवाल पूछा, और मैंने बाबुल सुप्रियो से भी यही सवाल पूछा कि केंद्र में मंत्री होते हुए क्या कोई विधायकी लड़ता है क्या। और स्वपन दास से तो मैंने पूछा कि दादा, आपने राज्यसभा छोड़ के लड़े हो, यहाँ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आपका करियर टेक ऑफ करने के पहले खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है तुम जर्नलिस्ट हो इसलिए ऐसा सवाल पूछ रहे हो, लेकिन तारकेश्वर एकमात्र ऐसी सीट है, शशांक बता दूं, जहां पर 2000 लोकसभा के चुनाव में बीजेपी 4000 वोट से आगे थी, तो वो तारकेश्वर की जो सीट है स्वपन दास के लिए सेफ मानी जा रही है। बिल्कुल।
आप बने रहिए मनोरंजन हमारे साथ और हमारे दोनों मेहमान भी बने रहे हैं। हम इस चर्चा पर बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। एनडीटीवी इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे दोनों मेहमान जो हैं वो भी बने हुए हैं, संदीप और अदिति जी। संदीप, आपसे एक सवाल है मेरा कि जब मैं यहाँ कलकत्ता में इस इलाके में घूम रहा हूँ तो इस जो चरण में 16 ऐसी सीटें हैं जो अब फर्द साइक्लोन से प्रभावित थी। बीजेपी ने इसको इशू बनाया था। आपको लगता है कि कोई असर होगा? हाँ, ये बहुत बढ़िया आपने कहा, क्योंकि यहाँ जो थर्ड फेज में इलेक्शन हो रहे हैं ये सिर्फ डायमंड हार्बर या हुगली या हावड़ा की सीटों के नहीं हो रहे, बल्कि मथुरापुर और जयनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हो रहे हैं। और जैसा हमने देखा था 2019 में तृणमूल ने यह बहुत भारी बढ़त ली थी इन दोनों सीटों पे। 50% से ऊपर वोट थे। मथुरापुर में 51% थे, जयनगर में 55% थे। तो यानी कि तृणमूल की यहाँ पे बहुत ग्रिप है। और इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस बाहर हो गई थी कॉन्टेस्ट से। तो अभी भी पोलराइज्ड कॉन्टेस्ट देखेंगे। और एक तरफ जैसा कि आपने कहा साइक्लोन का प्रभावित, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की राहत सामग्री देना कोरोना के दौरान, इन दोनों को मेरे ख्याल से अगर मोटा मोटी बैलेंस किया जाए तो कंटेस्ट तृणमूल के ही फेवर में है। ये जिनको हम कहेंगे निग्लेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो कि नीचे की तरफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां की तृणमूल का काफी जोर है। मैं बाबा के सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं अदिति जी, कि कहीं ना कहीं ये अनियमितताओं का आरोप लगाया था जो फंड्स दिए गए थे अम्पन तूफान के चलते इन 16 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, और ये सभी उस अम्पन तूफान से प्रभावित थी। तो ऐसे में क्या भाजपा को उस आरोप का फायदा मिल सकता है? गढ़ तो ये टीएमसी का ही रहा है, अभिषेक बनर्जी का ही रहा है। अदिति जी सॉरी, मुझे लगा आप संदीप जी से पूछ रहे हैं। नहीं, अभिषेक जी का गढ़ तो रहा है, लेकिन भाजपा इस चीज को बहुत बड़ा एक मुद्दा बना के लोगों के सामने रख रही है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का एक समग्र परफॉर्मेंस मुख्यमंत्री के तौर पर और उनकी जो सरकार ने जो कुछ भी किया है, ये चुनाव उस पर भी एक तरह से एक निर्णायक भूमिका उसकी होगी। तो लोगों के दिमाग में दो तीन चीजें हैं। एक तो ममता बनर्जी का अपना व्यक्तित्व, उनका अपना काम, और साथ साथ काम के साथ साथ जो भी अनियमितताएं हुई हैं उन पर भी सवाल उठना, ये सब चीजें लोगों के दिमाग में रहेंगी जब वो वोट डालेंगे। जी, आपने अदिति जी आपने सही कहा कि ये जो टेस्ट होगा एक ममता बनर्जी के 10 साल के शासन का। 10 साल के बाद कहा जाता है कि थोड़ा बहुत फटीग आ जाता है लोगों के मनों में भी और प्रशासन में भी। तो आज अभी इतना ही वक्त है इस सेगमेंट में, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी इंडिया पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। और अब कोरोना की बात करते हैं। 24 घंटे में कोरोना के 1,03,558 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना शुरू होने के बाद ये रिकॉर्ड आंकड़ा है। पिछले साल 17 सितंबर को 57,894 केस आए थे और पिछले 24 घंटों में अगर मौतों की बात की जाए तो 478 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। कोरोना के 7,41,000 से ज्यादा एक्टिव केसेज हैं देश में और अब तक 1,65,101 लोग अपनी जान इस पूरे कोरोना काल में गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 52,847 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में क्या और किस तरह का अंतर है, क्यों इतनी तेजी से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी सोनल मेहरोत्रा कपूर।
कोरोना वायरस की दूसरी लहर, ये जो वर्ड है ये सबके दिमाग में समय चल रहा है। फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में सेकंड वेव क्या ज्यादा इन्फेक्ट कर रही है लोगों को, क्या इससे डेथ ज्यादा हो रही है, ये काफी सारी चीजों पर आजकल बातचीत चल रही है। तो हमने आपके लिए क्या किया है, हमने आपके लिए 2 पॉइंट ऑफ कंपैरिजन कर दिए हैं कि पहली वेव जब इंडिया में आई थी और सेकेंड वेव जो आई है, इन दोनों में क्या क्या अंतर है, और इससे ये पता चलेगा कि हमें अपने बिहेवियर में क्या चेंज करना है, सरकार को अपने बिहेवियर में क्या चेंज करना है, डॉक्टरों को अपने बिहेवियर में क्या चेंज करना है, जिससे हम इस सेकेंड वेव को डील कर पाए। तो अभी हम पहला जो हमारा सेट ऑफ कंपैरिजन है उसकी तरफ देखते हैं। तो हमने जो सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव का कंपैरिजन लगाया है वो था जो फर्स्ट वेव आई थी करीब 17 सितंबर को, जब ऑलमोस्ट 98,000 केसेस हो गए थे। ये वो केसेस हैं जो एक दिन में आए हैं। एक दिन में इंडिया में 98,000 केसेस आए थे, ये 2020 का पीक था। कट टू अब अप्रैल 2021 जब हम ऑलरेडी 1 लाख तक के केसेस पर पहुंच गए हैं। तो क्या ये कहना सही होगा कि वायरस इस बार ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है? दूसरा, अभी हम आपको ग्राफिक दिखाते हैं, इससे ये पता चलेगा कि सिर्फ केसेस बढ़ना एक अपने में बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कितनी तेजी से ये केसेस बढ़ रहे हैं। जैसे आप ये वाला ग्राफिक देखिए, 2020 में हम 8,000 लगभग केसेस से करीब 98,000 केसेस तक गए ऑलमोस्ट 100 दिनों में। 100 दिन लग गए हमें 8,000 से करीब 98,000 तक जाने में। लेकिन अब 2021 में हम ऑलमोस्ट 8,000 केसेस से 1 लाख केसेस पहुंचेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट आधे टाइम में। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सेकेंड वेव में वायरस है ये ज्यादा लोगों को इंपैक्ट कर रहा है और ज्यादा जल्दी से इंपैक्ट कर रहा है। अब हम बात करते हैं डेथ्स के बारे में, क्या ज्यादा लोगों की मौत हो रही है इस बार? इसका अगर आप कंपैरिजन देखें तो वही जो पीक वाला समय था सितंबर में, करीब एक दिन में 1290 लाइव्स वर लॉस्ट, इतनी जाने जा रही थी एक दिन में। अभी का अगर आप केस देखें तो करीब 714 डेथ्स हुई हैं। तो पहला आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई ये तो फिर मतलब ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, जल्दी इन्फेक्ट कर रहा है, लेकिन मौतें जो हैं कम हो रही हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक जो हमें जानकारी मिली है डॉक्टर्स के थ्रू वो ये है कि अभी तक हमने सेकेंड वेव का पीक तो हिट ही नहीं करा है। और जब भी हम ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट हो जाते हैं और जल्दी से इन्फेक्ट हो जाते हैं, उनका रिजल्ट कि क्या वो वायरस फाइट आउट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो बाद में देखने को आएगा। तो ये जो फिगर है डेथ्स का, ये अगर बढ़ता है आने वाले दिनों में, जो डॉक्टर्स सैडली बोल रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, तो ये दर्शाएगा कि वायरस जो सेकेंड वेव में है वो ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, ज्यादा जल्दी से कर रहा है और ज्यादा लोगों की जान भी ले रहा है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। ये जो है इसे बोलते हैं आर फैक्टर। ये आर फैक्टर जो होता है इसका मतलब होता है, जो मीनिंग होता है रिप्रोडक्शन फैक्टर। दैट मीन्स कि जो वायरस है वो कितना जल्दी लोगों में स्प्रेड हो रहा है। तो इसका जो पैरामीटर होता है इंटरनेशनली तैयार किया जाता है कि अगर 1% से या 1 पॉइंट से कम है तो आप ठीक हैं, 1 पॉइंट से ज्यादा है तो बहुत चिंता करने की जरूरत है। इस समय सेकेंड वेव के समय ये 1.3 तक पहुंच गया है, और ये इतना पूरे समय पर नहीं था जब हम अपनी फर्स्ट वेव पर थे 2020 की, तब भी इतना नहीं था जितना ये इस समय है। तो ये एक और रीजन ऑफ वरी हो जाता है। अगला देखते हैं हम इसमें कंपैरिजन। तो हमने अब ये जानने की कोशिश करी कि कुछ स्टेट्स हैं जो हमेशा से ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक रहे हैं, जहां ज्यादा वायरस बढ़ रहा है, और हमने देखा कि पहली वेव में कौन से स्टेट्स मैक्सिमम इंपैक्ट ले रहे थे और अब की बार में कौन से ले रहे हैं। तो पहले आप ये देख पा रहे हैं कि 2020 में कौन सी स्टेट्स में मैक्सिमम इंपैक्ट था। तो इसमें आपने देखा महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। अब आप अगले ग्राफिक पर अगर चलें तो आप देख पाएंगे कि जो अभी की वेव है इसमें भी ऑलमोस्ट सेम स्टेट्स की बात हो रही है जहां मैक्सिमम केसेस आए हैं, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और दिल्ली। इसका क्या मतलब है? इसको देखने के 2 तरीके। एक तो कुछ स्टेट्स हैं जो ज्यादा टेस्ट करते हैं तो उनके नंबर ज्यादा आते हैं। महाराष्ट्र और सदर्न स्टेट्स जो हैं और दिल्ली जो है यहाँ पर बहुत मात्रा में टेस्टिंग होती है, बाकी के स्टेट्स ऐसा कर ही नहीं रहे हैं। तो एक ये है कि इसकी वजह से यहाँ पर टेस्ट जो हैं और केसेस जो हैं अभी तक ज्यादा हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि
पहले आपको ये शायद समझ में आएगा कि अगर एक सिटी में, एक स्टेट में बहुत सारे केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं तो वहां के लोगों को एंटीबॉडीज आ जानी चाहिए थी, लेकिन उन एंटीबॉडीज के बावजूद, वैक्सीन्स के बावजूद सेम स्टेट्स में क्यों फैल रहा है? क्योंकि अब वायरस जो है वो म्यूटेट हो रहा है, वायरस अपने आप को अडेप्ट कर रहा है, इंटेलिजेंट होता जा रहा है, उसे पता है उसे सरवाइव कैसे करना है। इसमें दुखद बात यह है कि ह्यूमन रेस, आपका और मेरा व्यवहार जो है वो उतना इंटेलिजेंट नहीं होता जा रहा है। हमने फर्स्ट वेव के कंपैरिजन में अभी अपनी बॉर्डर्स खोल दी हैं, एयर ट्रैफिक जो है वो खुल गया है नॉन एसेंशियल ट्रैवल के लिए। पहले मास्क लगाने पर आपको फाइन लगता था, अभी ये सब नहीं है, और इसकी वजह से और इन सब के साथ साथ नए म्यूटेशन की वजह से अब हम एक और ज्यादा कड़ा एक तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं वायरस के साथ। और अभी जो सेकेंड वेव का वायरस है वो ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, ज्यादा जाने भी ले सकता है और बहुत जल्दी से बढ़ रहा है। इसका एक ही सोल्यूशन है, इनफैक्ट अगर हम कह सकें दो सोल्यूशंस हैं। पहला, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं और जहां जरूरत ना हो वहां ना जाएं। और दूसरा, वैक्सीन जब भी आपकी बारी आए तब जरूर लें। इनफैक्ट 2 स्टेट्स हैं कंट्री के जिन्होंने अब प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है कि आप वैक्सीन जो हैं सबके लिए खोल दें, क्योंकि एक और इंटरेस्टिंग जो इसमें स्टैटिस्टिक निकल कर आया है कि किन लोगों को, किन एज ग्रुप्स को ये वायरस सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। फर्स्ट वेव में हमने देखा था कि 50 साल से ऊपर के लोगों को सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो रहा था, लेकिन सेकेंड वेव में 40 से नीचे के लोगों को सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। मतलब जो देश के युवा लोग हैं उनको सबसे ज्यादा ये वायरस अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर आप अपने देश का फ्यूचर, देश के युवाओं को बचाना चाहते हैं तो समय आ गया है कि इंडिया भी अपनी वैक्सीन सारे लोगों के लिए खोल दे। और इस पर अब एक मीटिंग भी होने वाली है, देखना यह है कि उसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है। सोनल मेहरोत्रा कपूर, एनडीटीवी इंडिया। और गुड मॉर्निंग इंडिया में अब वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं जिनमें से आप अपनी पसंद की खबर चुन सकते हैं। तो आज पहली खबर है टॉप न्यूज में मुंबई से जुड़ी हुई, जहां पर अब नाइट कर्फ्यू लग गया है, दिन में धारा 144 लगा दी गई है। तो सुनसान हो गया है मुंबई, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, धार्मिक स्थल सब कुछ बंद कर दिए गए हैं। दूसरी खबर है कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में अब 24 घंटे वैक्सीनेशन होगा, यानी कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो जा सकते हैं। तीसरी खबर, नक्सली हमले में लापता कोबरा कमांडो की बेटी की भावुक अपील है अपने पिता से, उसने कहा है पापा जल्दी घर आ जाना। चौथी खबर है बंगाल में टीएमसी नेता के घर मिली ईवीएम मशीन, जिसको लेकर काफी बवाल हुआ है और इस घटना के बाद सेक्टर अफसर को सस्पेंड कर दिया गया है। पांचवी खबर है सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। तो इन 5 खबरों में से वो कौन सी खबर है जो आप देखना चाहते हैं, इस पोल में हिस्सा लेकर चुने और उस खबर को हम आपको विस्तार से एनडीटीवी इंडिया और उसके यूट्यूब चैनल पर दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही, नमस्कार।